नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी पेपर 1 से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जियोग्राफी में 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं जब आप बीए के 6th सेमेस्टर में होते हैं। तो पहले पेपर का नाम है एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, ठीक है? तो एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, ठीक है? ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। 2026, 27, 28 का मॉडल पेपर के तौर पर मैं इसको दे रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और दूसरे पेपर का नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया के 2 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर शुक्ला डी पॉइंट पर देखने को मिल गए होंगे, ठीक है? जियोग्राफी का जो पेपर नंबर 1 है उसका पहला प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा को करिकुलर मास्टर पर। ये दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने डाल दिया। 100 क्वेश्चंस ये वो 2023-24 का क्वेश्चन पेपर था, ये 24-25 का है। 26-27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, एमजे पैरू बरेली, रोहिलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो ही गया आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है? और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा हो ही गया आपको, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, या ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो नए विश्वविद्यालय तमाम सारे खुले उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप अगर जो है बीए में है या बीएससी में है, ये जियोग्राफिकल एवोल्यूशन थॉट आपको पढ़ना है, तो आपको इसको पढ़िए, एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, ठीक है? भौगोलिक विचारधाराओं का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत ही बारीकी के साथ। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर पेपर दिख रहा होगा, ठीक है? मैं हिंदी में पढ़ने में ज़्यादा सक्षम अपने आप को महसूस करता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ूंगा, लेकिन अंग्रेजी वाले छात्र छात्राएं इधर देखते हुए चलेंगे, इधर में सीधा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। पहला प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में नदियों, पहाड़ों और क्षेत्रों के बारे में विस्तृत भौगोलिक ज्ञान है? किस भारतीय ग्रंथ में नदियों, पहाड़ों और क्षेत्रों के बारे में विस्तृत भौगोलिक ज्ञान है? तो किस में दिया गया है? ऋग्वेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ऋग्वेद, ठीक है? ऋग्वेद की बात की तो संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ये। इसमें नदी सूक्त एक आता है, ये कई सूक्तों में बटा हुआ है, ठीक है? ऐसे पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, ठीक है? ऐसे तो नदी सूक्त के अंतर्गत सप्त सिंधु क्षेत्र की नदियों जैसे कि सरस्वती, सिंधु, बितस्ता, ऐसे नदियों का वर्णन मिलता है, ठीक है? गोदावरी से नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ठीक है? तो इस तरीके से नदी सूक्त में इन सभी का वर्णन मिलता है, ठीक है? इसके अतिरिक्त आप देखते हैं हिमवंत यानी हिमालय पर्वत का वर्णन मिलता है, मंजूवत पर्वत का वर्णन ऋग्वेद में आपको मिलता है। तो ये सब प्राचीन भारतीयों के सटीक भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है, जो जहाँ पर बताए गए हैं वहाँ पर वो चीज़ें मिल जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न बृहत संहिता की लिखी गई थी। बृहत संहिता एक पुस्तक है, किसने लिखी है? तो बारहमिहिर नाम के एक विद्वान हैं, गुप्त काल के एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हुआ करते थे। उन्हीं बारहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहत संहिता एक विश्वकोश की तरह काम करता है, जिसमें ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, इसके साथ-साथ वर्षा कब कैसे होती है, कृषि और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के तमाम प्रकार के विषयों पर चर्चा की गई है इस पुस्तक में बारहमिहिर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न 12 मिहिर के द्वारा लिखित पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसने लिखी? ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक हैं 12 मिहिर। अच्छा, उस पंच सिद्धांतिका में किसका ज्ञान शामिल है बताएं? किस चीज का? राजनीति भूगोल का, खगोलीय भूगोल का, समुद्र विज्ञान का, या मानचित्र कला का? जैसा कि आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ कि खगोलीय भूगोल के बढ़िया जानकार विद्वान थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पंच सिद्धांतिका मुख्य रूप से गणितीय, ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर आधारित एक पुस्तक है। इसमें 5 सिद्धांतों को बताया गया है, इसीलिए इसका इसका नाम है पंच सिद्धांतिका। 5 सिद्धांत कौन-कौन से हैं? ठीक है, इसमें पुलिस, रोमक, वशिष्ठ और वशिष्ठ, सौर और पितामह, ये इन सभी का संकलन है इन 5 सिद्धांतों का। पुलिस नाम का एक सिद्धांत है, ठीक है? ये पुलिस वाला, ये पुलिस नहीं आम पुलिस। एक पुलिस, रोमक,
वशिष्ठ, सौर और पितामह, ये 5 सिद्धांत का संकलन है पंच सिद्धांतिका, जो पृथ्वी की गति के बारे में, पृथ्वी मतलब जो ग्रह की स्थिति उसके बारे में और समय की गणना की व्याख्या पंच सिद्धांतिका में बड़े बारीकी के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। विश्व के केंद्र के रूप में मेरू पर्वत का उल्लेख किसमें किया जाए, मतलब किसने किया, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर, विश्व के केंद्र के रूप में मेरू पर्वत का उल्लेख किसमें किया गया है। मेरू पर्वत का उल्लेख जो है विश्व के केंद्र में है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। प्राचीन भारतीय पौराणिक भूगोल के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मेरू पर्वत जो है ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। पुराणों में वर्णन है कि जम्बू द्वीप के बीच में एक स्वर्ण पर्वत स्थित है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। इसी मेरू पर्वत के चारों तरफ जो है सूर्य जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं और अन्य ग्रह भी चक्कर लगाते हैं। पहले वैज्ञानिक मतलब कि आज से पता नहीं कितने साल पहले पुराण लिखे गए हैं और उसमें सूर्य के जो है गतिमान होने की बात कही गई है। लेकिन विद्वान जब एक प्रकार से आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी और ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य भी किसी पर्वत का चक्कर लगाता है, किसी जो है मेखला का चक्कर लगाता है, और वो और कोई पर्वत नहीं बल्कि मेरू पर्वत ही है, जिसको आज से हजारों साल पहले लाखों साल मतलब कि हजारों कई हजार वर्ष पहले पुराण लिखे गए हैं। उसमें जो है हमारे ऋषि मुनियों ने बढ़िया तरीके से समझा करके बता दिया है कि किस तरीके से सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, प्राचीन भारत में सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में ज्ञान किस विद्वान ने दिया था। पांचवा नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत में सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में ज्ञान किस विद्वान ने दिया था, तो आर्यभट्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, आर्यभट्ट ने दिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट भी एक महान गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। उनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। उसमें उन्होंने ग्रहण जो राहु केतु के कारण होता था, मतलब कि पुराणों में बताया गया है, वो ग्रहण जो है राहु केतु की वजह से नहीं होता है, बल्कि चंद्रमा और पृथ्वी की छाया की वजह से जो है ग्रहण लगता है, ऐसा बताया था आर्यभट्ट ने। उन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आने पर चंद्र ग्रहण लगता है और पृथ्वी चंद्रमा की छाया में जब आ जाती है तो उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसलिए एक प्रकार से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है ये राहु केतु के खाने से नहीं होता है, बल्कि यह एक प्रकार से एक दूसरे की छाया में जब लोग आ जाते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, ठीक है, और जब पृथ्वी चंद्रमा की छाया में आता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आर्यभट्ट ने ही पहली बार बताया था। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। विच रिवर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया ऋग्वेद में, और सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है। और नदी तमा भी इसी को कहा गया, किसको बेटा, सरस्वती नदी को नदी तमा भी कहा गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, ऋग्वेद में सप्त सिंधु नामक क्षेत्र का तात्पर्य। ऋग्वेद में सप्त सिंधु जो क्षेत्र है उसका मतलब होता है 7 पवित्र नदियों की भूमि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 होली रिवर्स। 7 नदियों का क्षेत्र था जिसमें आपका सिंधु नदी, बितस्ता यानी झेलम नदी, जिसको बितस्ता प्राचीन नाम झेलम का बितस्ता है, तो बितस्ता नदी। इसके अलावा चिनाब नदी, जिसको असिकनी नदी कहते थे वेदों में, असिकनी नदी, चिनाब नदी आज की। पारुश्रवी नदी उस समय पारुश्रवी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था, 10 राग युद्ध हुआ था पारुश्रवी नदी के किनारे। 10 राजाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, वो राबी नदी ही है। पारुश्रवी नदी को वेदों मतलब जो वेद में पारुश्रवी नदी है उसी को आजकल राबी नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो एक नदी और थी वेदों में, बिपाशा नदी को आजकल ब्यास बोलते हैं, ठीक है। जो है शत्रुदु मतलब कि शतरदु नदी, शतरदु को सतलज नदी बोला जाता है, सरस्वती नदी, ये सब शामिल थी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सिंधु, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज, सरस्वती, ये 7 पवित्र नदियों के बारे में वेदों में उल्लेख किया गया है। यहाँ आर्यों का प्रारंभिक निवास जो था इन्हीं सप्त सिंधु प्रदेश में ही था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वेदों में किस पर्वत श्रृंखला को हिमवंत कहा गया है।
हिमवंत। वेदों में हिमालय पर्वत की श्रृंखला को हिमवंत के नाम से जाना गया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिम माने होता है ठीक है, और वंत माने वाला, यानी कि बर्फ वाले पर्वत को हिमवंत कहा गया। संस्कृत शब्द है हिमवंत, यह बात ध्यान रखेंगे। प्राचीन वैदिक साहित्य में हिमालय पर्वतमाला के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग ही संस्कृत ग्रंथों में किया गया है, जो उत्तर दिशा में भारत की रक्षा के रूप में जो है एक दिखाया गया है। आगे देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन से प्रोफेसर एस एम अली के अनुसार पुराण भौगोलिक क्षेत्रों को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं? 9वां नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। प्रोफेसर एस एम अली के अनुसार पुराण भौगोलिक क्षेत्रों को कितने वर्गों में, कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं? तो 7 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 भागों में वर्गीकृत करते हैं। 9वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 7 भागों में वर्गीकृत करते हैं। प्रोफेसर एस एम अली ने अपनी पुस्तक द जियोग्राफी ऑफ द पुराण्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुराणों पर मुसलमान क्यों काम करेगा, लेकिन प्रोफेसर एस एम अली साहब ने पुराणों की एक प्रकार से जियोग्राफी लिखी, द जियोग्राफी ऑफ पुराण्स। उसमें बताया कि पुराणों के अनुसार पृथ्वी 7 द्वीपों, ठीक है, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्या, तो आप देखिए जम्बूद्वीप क्या है? भारत की जो भूमि जम्बूद्वीप पर है। ऐसे ऐसे 7 द्वीप के बारे में बताया गया है, जैसे कि प्लक्षद्वीप, जम्बूद्वीप, ऐसे तमाम द्वीप के बारे में बताया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आर्यभट्ट ने कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा जिसमें भूगोल और खगोल विज्ञान के बारे में उनकी टिप्पणियां शामिल नहीं हैं? तो आर्यभट्ट ने जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा जिसमें खगोल विज्ञान और भूगोल के बारे में जानकारी है, उसका नाम है आर्यभट्टियम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्टियम की रचना मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्ट साहब ने करी थी, और इसमें उन्होंने पृथ्वी की जो परिधि है, यानी कि पृथ्वी ये है, इसका जो किनारा है पूरा, ये इसी को परिधि कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र जानते हैं, 2πr। ठीक है, तो परिधि उनकी दैनिक गति यानी घूर्णन और ग्रहों की स्थिति की सटीक गणना पूरा का पूरा की है। इसकी परिधि कितनी लंबाई है इसकी, सब कुछ बताया किसने? आर्यभट्टियम पुस्तक में आर्यभट्ट साहब ने। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, इसका प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना है जियोग्राफी के पेपर 1 और पेपर 2 का, कम से कम 4-4 5-5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 का जियोग्राफी के अलावा हिस्ट्री का, हिंदी का, संस्कृत का, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलने का प्रयास रहेगा। और को करिकुलर का 10 प्रैक्टिस सेट, मात्र 100 रुपये फीस में सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, 9984, आपको सीरीज या किताब नहीं लेनी पड़ेगी। 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों? एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। 6 सेमेस्टर। देखिए, आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना तो कोई बात नहीं, फ्री में यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा। फ्री में वीडियोस आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब पर, तो वीडियोस आपको केवल देखना है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करने हैं, ठीक है, विथ आंसर सीट, यानी जैसे ये पेपर मिलेगा, पेपर के नीचे आंसर भी आपको लगा हुआ मिलेगा। इस तरीके से अगर आपको पीडीएफ पढ़ करके, या पीडीएफ लिखित पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ, ठीक है, को करिकुलर का 10 प्रैक्टिस, जैसे आप सीरीज खरीदते हैं इसके हिसाब से मैंने कोर्स लॉन्च किया, बाकी मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर आप सीरीज खरीदते हैं तो आपका 5 सब्जेक्ट का सीरीज हो जाता है कम से कम 300 रुपए का। ठीक है, वो 300 रुपए आपके खर्च ना हो, इसके लिए व्यवस्था क्या की गई है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। आप ना सीरीज खरीदे ना किताब, कुछ भी आप नहीं खरीदते, तब भी आपका आराम से तैयारी हो जाएगी बहुत ही बारीकी के साथ, मात्र 100 रुपये फीस में। जैसे आप एसएमएस करेंगे इतना सारा व्हाट्सएप पर, तैसे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। इसी में आपके जियोग्राफी के दोनों पेपर का, और जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के दोनों पेपर का आपको ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित वाला भी नोट्स आपको मिल जाएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि को करिकुलर की परीक्षाओं का कम से कम 10 प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। को करिकुलर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट शामिल है, उसके 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ऐसे ही इसमें भी होगा। तो सब एक प्रकार से आपको अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट की सीरीज आपकी कितने की आती है? एक पेपर की 60 रुपए की, 2 पेपर की 120 रुपए की। ठीक है, तो 5 पेपर कितने की हो जाएगी आपकी? 300 रुपए की। वो 300 रुपए आपके नहीं खर्च होंगे, किताब लेंगे तो और महंगा पड़ जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ते तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया हो, चाहे एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, इसके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने पेपर में रख दिए हैं, और आपकी मॉडल पेपर रिवीजन क्लास में रहता है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो मात्र 100 रुपये फीस है। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते, कोई इशू नहीं है। ये बहुत ही सरल विधि है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। शुक्ल आईडी पॉइंट्स जुड़ करके अच्छी तैयारी करें। ठीक है, और हमारा दूसरा चैनल है को
करिकुलर मास्टर, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बढ़ गया था, चले। यहाँ तक हो गया था आपका आर्यभट्टियम पुस्तक तक। अब 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। प्रश्न है, इरेटास्थनीज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? 11 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इरेटास्थनीज जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पृथ्वी की परिधि को मापने के लिए, पृथ्वी की परिधि को मापने के लिए इरेटास्थनीज जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस यूनानी विद्वान को इतिहास का जनक कहा जाता है और उन्होंने भूगोल में भी योगदान दिया है? 12 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा फटाफट से आप बताने का प्रयास। किस यूनानी विद्वान को इतिहास का जनक कहते हैं? हेरोडोटस नाम का एक विद्वान है, उसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका मानना था कि इतिहास को भौगोलिक रूप से और भूगोल को ऐतिहासिक रूप से समझा जाना चाहिए। उन्होंने नील नदी के डेल्टा और मिस्र के भूगोल पर महत्वपूर्ण लेख भी लिखा था, और इन्होंने हेरोडोटस ने ही कहा था कि नील नदी जो है मिस्र का वरदान सिद्ध हुई है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। टॉलेमी के मानचित्रों का यूरोप में किस काल तक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था? 13 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। टॉलेमी के मानचित्रों का यूरोप में किस काल तक व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है? तो पुनर्जागरण काल तक जो है टॉलेमी के मानचित्रों का प्रयोग हुआ है। बाद में फिर नई नई चीजें जो है आती हैं। क्लेडियस टॉलेमी 2री शताब्दी में मानचित्र कला पर उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने नक्शे तमाम सारे बनाए, और मध्यकाल के अंत और पुनर्जागरण काल तक समुद्री खोजकर्ताओं के लिए आधार जो है इन्हीं का नक्शा बनता रहा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। क्लैडियस टॉलेमी का अल्मागेस्ट मुख्य रूप से संबंधित है। तो अल्मागेस्ट जो है किससे संबंधित है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्मागेस्ट। अल्मागेस्ट की अगर बात की तो किससे संबंधित है? तो टॉलेमी का अल्मागस्ट जो है ये मुख्य रूप से खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लैडियस टॉलेमी की पुस्तक का नाम है अल्मागेस्ट। खगोल विज्ञान की एक प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। और इन्होंने इसमें भू केंद्रित सिद्धांत यानी जियो सेंट्रिक थियरी दिया, जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह जो हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ऐसा जो है क्लैडियस टॉलेमी ने बताया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, होमर को किन 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के लिए जाना जाता है जिसमें भौगोलिक विवरण शामिल है? तो होमर जो है उनका 2 पुस्तक है, द ओडिसी और द इलियड, ठीक है। द ओडिसी एंड इलियड एंड ओडिसी नाम की पुस्तक है उनकी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूनानी कवि हैं होमर। 2 महाकाव्य हैं इनके, भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इलियड और ओडिसी, ठीक है। इलियड में ट्रोजन युद्ध और ओडिसी में ओडिसियस की लंबी समुद्री यात्राओं के माध्यम से उस समय के ज्ञात संसार के जो द्वीप हैं उनके बारे में, विभिन्न जातियों के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। 16 नंबर प्रश्न है, थेलीज ने खगोलीय पिंडों के अध्ययन में क्या योगदान दिया? 16 नंबर, थेलीज ने खगोलीय पिंडों के अध्ययन में क्या योगदान दिया है? तो उन्होंने सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थेलीज ने खगोलीय पिंडों के अध्ययन में क्या किया है? सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की। सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी, ठीक है। मिलेट्स के थेलीज को प्रथम यूनानी दार्शनिक माना जाता है। उन्होंने 585 ईसा पूर्व में होने वाले सूर्य ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की थी। साथ ही साथ में उन्होंने पृथ्वी को पानी पर तैरती हुई एक डिस्क के रूप में बताया था, किसने? थेलीज ने। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय हिकेटियस को दिया जाता है? हिकेटियस को किस कार्य का श्रेय दिया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिकेटियस को किस कार्य का जो है वो दिया जाता है, बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। हिकेटियस को किस कार्य का श्रेय दिया जाता है? तो ये इनको जो है जस पीरियोडोस यानी पृथ्वी के चारों ओर यात्राएं, इसका पूरा नाम है जस पीरियोडोस का, ठीक है। हिकेटियस को भूगोल का पिता माना जाता है, ठीक है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है जेस पेरियोडोस, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में इस पुस्तक को लिखा गया। यह दुनिया का पहला व्यवस्थित विवरण था जिसमें उन्होंने तत्कालीन जो संसार था उसके बारे में बढ़िया जानकारी दी है। इसीलिए इस पुस्तक की वजह से ही इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इरेटास्थनीज की पुस्तक है जियोग्राफिका या जियोग्राफिया। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेबो के जियोग्राफिका में कितने खंड हैं? स्ट्रेबो के जियोग्राफिका नाम की पुस्तक में कितने खंड हैं? तो 17 खंड हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 खंड। यूनानी भूगोलवेत्ता है स्ट्रेबो। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है जियोग्राफिका,
और यह पुस्तक 17 खंडों में विभाजित है, एक विशाल विश्वकोश के रूप में जानी जाती है। इसमें उस समय के जो भौगोलिक ज्ञान है, जियोग्राफिकल नॉलेज है, उसके बारे में बढ़िया तरीके से पुस्तक में बताया गया है। जियोग्राफिका में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बारे में बढ़िया जानकारी आपको मिल जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन से नोमोन। नोमोन क्या है जिसका उपयोग एनेक्सीमेंडर ने अपने अध्ययन में किया? 19 नंबर बताएंगे। नोमोन क्या है जिसका उपयोग एनेक्सीमेंडर ने अपने अध्ययन में किया था? तो सौर समय का निर्धारण होता है नोमोन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। डिटरमिनिंग सोलर टाइम। नोमोन एक प्राचीन खगोलीय यंत्र होता था, उपकरण होता था, एक ऊर्ध्वाधर छड़ के रूप में होता था, जिसकी छाया की लंबाई और दिशा के आधार पर सौर समय और सूर्य की ऊंचाई का पता लगाया जाता था। एनेक्सीमेंडर ने इसे यूनान में पेश किया था और इसके माध्यम से विषु यानी कि जो एक प्रकार से जो विषुवत रेखा है या जो विषु है या संक्रांति है जो, ठीक है, उसका निर्धारण होता था कि कब संक्रांति लगेगी, कब विषु होगा, ठीक है। सूर्य भगवान कब विषुवत रेखा पर चमकेंगे, कब मकर रेखा पर जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। स्ट्रैबो ने भूगोल में किस पहलू के महत्व पर जोर दिया? 20 नंबर। स्ट्रैबो नाम के भूगोलवेत्ता ने, स्ट्रैबो एक नियतिवादी विचारक हैं, क्षेत्रीय भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं स्ट्रैबो। उन्होंने गणितीय भूगोल की तुलना में प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी पर काफ़ी काम किया है। तो वर्णनात्मक और जो है प्रादेशिक भूगोल, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनका मानना था कि भूगोल का उद्देश्य प्रशासकों और राजनेताओं को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी देना है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है प्लिनी द एल्डर को उसके उनके किस काम के लिए जाना जाता है? 21 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्लिनी द एल्डर को उनके किस काम के लिए जाना जाता है? तो हिस्टोरिया नेचुरलिसिस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोमन विद्वान प्लिनी ने हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा जिसमें खगोल विज्ञान, भूगोल, प्राणी शास्त्र और वनस्पति के बारे में बढ़िया जानकारी, आपको वैज्ञानिक जानकारी देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, इसी पे आप देखते हैं जियोग्राफी का पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रैबो ही हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अल्मागेस्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से अल मसूदी की सबसे प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? अल मसूदी की सबसे प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी बेटा? तो अल मसूदी की प्रसिद्ध रचना इनमें से है कौन सी? इनमें से रचना उसका क्या नाम है? इसका नाम है मुरुज अल दाहब व मदीन अल जवाहर, सोने की घास के मैदान और रत्नों की खदानें। ये एक प्रकार से इनकी पुस्तक का नाम है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 का सी ऑप्शन। अल मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। जो काम हेरोडोटस ने पूरे संसार के लिए किया इतिहास के रूप में, ऐसे ही अरबों के लिए अल मसूदी ने किया था। उनकी यह पुस्तक जो है विश्व भूगोल और इतिहास का एक अद्भुत मिश्रण के रूप में जानी जाती है। इसमें उन्होंने मानसून की हवाओं और समुद्री धाराओं का भी वर्णन आपको बता बता करके दिया इन्होंने, यानी कि इसमें सभी का वर्णन भी किया है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका चुका महोदय। प्रश्न है अपने भौगोलिक कार्यों में अल मसूदी ने प्रारंभिक विवरण प्रदान किया है। 23 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? फटाफट से आप बताने का, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है दोस्तों? 23 नंबर प्रश्न कह रहा अपने भौगोलिक कार्यों में अल मसूदी ने किसका विवरण प्रदान किया है? तो मानसूनी हवाएं और हिंद महासागर में जो व्यापार होता था उसके बारे में बढ़िया जानकारी देता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अरब का हेरोडोटस कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन है अल इदरीसी को किस प्रसिद्ध भौगोलिक कार्य के लिए जाना जाता है? अल इदरीसी ये भी अरब भूगोलवेत्ता ही था। टेबुला रोजेरियाना के लिए इसको जानते हैं, ठीक है, टेबुला रोजेरियाना के रूप में इसको जानते हैं। अल इदरीसी ने सिसिली के राजा रोजर द्वितीय के लिए एक विश्व मानचित्र और पुस्तक तैयार की थी जिसे अज्यूमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, या इसी पुस्तक का शार्ट नाम रखा गया था टेबुला रोजेरियाना। तो उसी के लिए जाना जाता है। उस समय का सबसे सटीक विश्व मानचित्र माना जाता था ये टेबुला रोजियामा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन से इब्न खल्दून की प्रसिद्ध पुस्तक, इब्न खल्दून की प्रसिद्ध पुस्तक है अल मुकद्दिमा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल मुकद्दिमा जो है ये सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही है किसकी? इब्न खल्दून की। एक महान इतिहासकार और समाजशास्त्री भी थे ये। इनकी पुस्तक का नाम है मुकद्दिमा। मानव भूगोल और पर्यावरण के मानव समाज पर प्रभाव की व्याख्या करती पुस्तक। उन्होंने इसमें असबिया यानी सामूहिक एकजुटता का सिद्धांत भी दिया हुआ है, ठीक है।
अच्छा, रिहला नाम की पुस्तक किसने लिखी है? रिहला नाम की पुस्तक किसने लिखी? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, उसने लिखी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किताब उल हिंद पुस्तक का नाम और अल्मागेस्ट पुस्तक का नाम कमेंट करके आप सभी लोग बताएँगे, ठीक है? किताब उल हिंद बताएँ और ये अल्मागेस्ट। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भूगोल पर इब्न हौकल की सबसे प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? 26 नंबर। भूगोल पर इब्न हैकल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन-सी है? किताब अल मासलीक वल मामलिक, ये इस पुस्तक को लिखा उन्होंने कौन-सी पुस्तक क्या लिखा बेटा? बी ऑप्शन यानी मार्गों और स्थानों की पुस्तक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये इब्न हौकल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, 26 नंबर का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि मार्गों और राज्यों की पुस्तक। इसमें इब्न हैकल ने अपनी यात्राओं के आधार पर मुस्लिम देशों के मानचित्र और वहाँ के व्यापारिक रास्तों का वर्णन किया हुआ है। अगला 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। अल बरूनी की कौन सी प्रसिद्ध कृति भारत के भूगोल, संस्कृति और विज्ञान पर चर्चा करती है? तो उस पुस्तक का नाम है जो मैंने आपसे भी पूछा था, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी ही है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था ये अल बरूनी। तहकीकी हिंद पुस्तक लिखा है। तहकीकी हिंद को किताब उल हिंद या तहकीकी हिंद कहा जाता है, जिसमें भारत की नदियों के बारे में, भारत के पर्वतों के बारे में, भारत की जो माप तौल की प्रणालियां हैं उसके बारे में, ठीक है, और हिंदू धर्म दर्शन के बारे में निष्पक्ष होकर के बढ़िया जानकारी देता है अल बरूनी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पुनर्जागरण के दौरान अन्वेषण का नेतृत्व किस देश ने किया? 28 नंबर। पुनर्जागरण के दौरान अन्वेषण यानी खोज का नेतृत्व जो शुरू किया था पुनर्जागरण के लोगों ने, सॉरी पुर्तगाल के लोगों ने शुरू किया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल काल में पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं को बहुत बढ़ावा दिया था। इसी क्रम में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। पुर्तगाल के साथ स्पेन भी इस दौड़ में आगे रहा था, साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा था, लेकिन पुर्तगाली यात्री 1498 ईस्वी में सबसे पहले भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी वास्को डिगामा ने। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है 1498 में समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वो था वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वास्को डिगामा इज राइट आंसर। 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्को डिगामा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुर्तगाली खोजकर्ता था वास्को डिगामा, ठीक है। 20 मई 1498 को भारत के कालीकट यानी केरल में पहुंचा था, ठीक है। ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए आया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है उत्तमासा अंतरीप से होते हुए। 30 नंबर प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किस देश के लिए एक नया मार्ग खोजने के लिए यात्रा शुरू करी थी? 30 नंबर, किस देश की यात्रा, मतलब तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था 1492 में वास्को डिगामा से पहले ही ये भारत खोजने के लिए, मार्ग खोजने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन ये भारत की खोज में, मतलब भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन ये भारत की खोज ना कर करके अमेरिका की खोज कर डालता है। कोलंबस भारत के लिए पश्चिमी समुद्री मार्ग खोजना चाहता था, लेकिन वो गलती से अमेरिका यानी बहामास द्वीप में पहुंच गया था, ठीक है, और अमेरिका की खोज कर दी थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, लेकिन भारत खोजने के लिए निकला था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 31 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 31 नंबर। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था फर्डिनेंड मैगलन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैगलन के नेतृत्व में एक दल ने 1519 से लेकर के 1522 ईस्वी के दौरान समुद्र के रास्ते पृथ्वी की पहली परिक्रमा पूरी की थी, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां चला था वहीं पर जाकर पहुंचा था। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चीन की यात्रा के बारे में किस प्रसिद्ध यात्री के वृत्तांत ने बाद में यूरोपीय अन्वेषण को प्रेरित किया? 32 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का कौन बताएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 32 नंबर का कौन बताएगा? किस प्रसिद्ध यात्री के वृत्तांत ने बाद में यूरोपीय अन्वेषण को प्रेरित किया? तो मार्को पोलो ने प्रेरित किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो ने चीन यानी कुबलाई खान के दरबार और एशिया की यात्रा करी। उसकी पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। उसमें उन्होंने यूरोपियनों को पूर्व की समृद्धि के बारे में बताया, जिससे कोलंबस जैसे अन्वेषण जो है वो पूरब की ओर प्रेरित हुए थे। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। बेरेनियस पुस्तक का नाम बताएं। बेरेनियस की पुस्तक का क्या नाम है? तो जियोग्राफिया जनरलिस नाम की पुस्तक लिखा है वारेनियस ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जियोग्राफिया जनरलिस, ठीक है। बर्नहार्ड वारेनियस ने 1650 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा था। आधुनिक भूगोल की पहली वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है, जिसने भूगोल को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में स्थापित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन है। बेरेनियस ने भूगोल को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया था, वे क्या थी बताएं। 34 नंबर क्वेश्चन। वारेनियस ने भूगोल को किन दो मुख्य धाराओं में विभाजित किया था? सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल में बांटा है। सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल में द्वैतवाद की शुरुआत जो है माना जाता है यहीं से। सामान्य भूगोल में जनरल ज्योग्राफी और पृथ्वी का व्यवस्थित अध्ययन करता है ये, जबकि विशेष भूगोल जो होता है स्पेशल ज्योग्राफी किसी विशिष्ट क्षेत्र या किसी विशिष्ट प्रदेश का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआस को विश्व के भूगोल को किस सिद्धांत के आधार पर विभाजित करने के लिए जाना जाता है बताएं। तो किसके लिए? हाइड्रोग्राफी के लिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जल आधारित विभाजन के लिए सी ऑप्शन। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे फिलिप बुआस। उन्होंने 18वीं शताब्दी में भूगोल के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया और उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी को राजनीतिक सीमाओं के बजाय प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि पर्वत श्रृंखलाएं और नदी घाटियां पृथ्वी के प्राकृतिक विभाजन का सबसे सटीक आधार है। उन्होंने दुनिया को विभिन्न समुद्री बेसिनों में नदी प्रणालियों के आधार पर बांटा, जिसमें शुद्ध भूगोल यानी प्योर ज्योग्राफी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का प्रयास किया था बुआस ने। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एंटोन फ्रेडरिक बुशिंग को भूगोल की किस शाखा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो एंटोन फ्रेडरिक बुशिंग को भारत भूगोल की जो है राजनीतिक और सांख्यिकीय भूगोल में योगदान के लिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, पॉलिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल जियोग्राफी। ठीक है। एंटोन फ्रेडरिक बुशिंग पूरा नाम है। जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे ये, जिन्हें आधुनिक सांख्यिकी भूगोल का अग्रदूत भी माना जाता है। उन्होंने भूगोल को केवल मानचित्रों और विवरणों तक सीमित न रख करके उसमें सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स और आर्थिक डेटा को जोड़ा। उन्होंने देश की शक्ति और स्थिति का आकलन वहां की जनसंख्या, व्यापार, राजस्व, सैन्य शक्ति के आंकड़ों के आधार पर किया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका, बुशिंग के सबसे महत्वपूर्ण कार्य का शीर्षक क्या था? उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य का शीर्षक था एडरबे 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 श्रेइबंग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुशिंग की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली रचना का नाम है न्यूई एडरबे श्रेइबंग, जिसका अर्थ होता है नई पृथ्वी का वर्णन। इसका मतलब क्या होता है? नई पृथ्वी का वर्णन इसका हिंदी में मतलब होता है। यह पुस्तक कई खंडों में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने यूरोप और एशिया के देशों का अत्यंत विस्तृत और वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। यह कार्य इतना महत्वपूर्ण था दोस्तों कि इसने भविष्य के जो रीजनल ज्योग्राफी है, क्षेत्रीय भूगोल, उसके लिए एक ठोस आधार तैयार कर दिया था इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? प्रश्न है आपका कि कांट के अनुसार भूगोल एक विज्ञान है जबकि इतिहास एक क्या है? तो इमेनुअल कांट के अनुसार भूगोल एक क्या है? स्थानिक यानी स्पेशल। भूगोल एक क्या है? स्थानिक यानी स्पेशल विज्ञान है, जबकि इतिहास एक काल अनुक्रमिक विज्ञान होता है। तो स्थानिक और काल अनुक्रमिक भरा जाएगा। पहले स्थानिक फिर काल अनुक्रमिक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल यानी को करिकुलर की जो परीक्षाएं होती है, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है। कांट ने भूगोल को कितने वर्गों में बांटा? इमेनुअल कांट ने भूगोल को 6 भागों में बांटा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भौतिक, गणितीय, नैतिक, राजनीतिक, व्यापारिक और धार्मिक, ये 6 तरीके से 6 आधार पर बांटा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को सबसे अधिक किसके लिए जाना जाता है? 40 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को सबसे अधिक किसके लिए जाना जाता है? तो प्रकृति का अध्ययन करने के लिए उनका समग्र दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति का अध्ययन करने के लिए उनका समग्र दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, जबकि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मॉस में उन्होंने पूरी प्रकृति को एक जुड़े हुए तंत्र के रूप में देखा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है हम्बोल्ट की कौन सी पुस्तक आधुनिक भूगोल पर लिखी गई पहली कृतियों में से एक मानी जाती है? 41 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल 41 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्बोल्ट की कौन सी पुस्तक आधुनिक भूगोल की पहली कृतियों में से मानी जाती है? तो कॉस्मॉस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने अपनी 5 खंडों वाली पुस्तक कॉस्मॉस में ब्रह्मांड और पृथ्वी के अंतर संबंधों का वर्णन किया है। प्रकृति की एकता का संदेश इस पुस्तक में दिया जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका चुका 42 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किस महाद्वीप में व्यापक अन्वेषण किया है, व्यापक खोज करी है? तो वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर काफ़ी खोज किया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों, अमेजन की जो घाटी है, अमेजन नदी है उसके बेसिन और ओरिनोको नदी की यात्रा करी और उन्होंने पेरू की ठंडी धारा, खास करके हम्बोल्ट धारा की खोज भी करी थी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसलिए उस धारा को हम्बोल्ट धारा कहते हैं, जो कि ठंडी धारा का खोज किया था। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कॉल रिटर के द्वारा लिखी गई थी? 43 नंबर, कॉल रिटर के द्वारा रचना कौन सी लिखी गई थी? अर्धकुंडे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धकुंडे रचना इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। कॉल रिटर जो है आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। 19 खंडों में इस पुस्तक को बांटा गया। अर्धकुंडे को रीजनल ज्योग्राफी का एक आधार ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान रिटर से जुड़ा हुआ है? 44 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा योगदान रिटर से जुड़ा हुआ है? तो तुलनात्मक प्रादेशिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी को मानव के लिए घर के रूप में देखा रिटर ने। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी रिटर के टोलियोलॉजिकल दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? टोलियोलॉजिकल दृष्टिकोण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, प्रकृति को ईश्वरीय उद्देश्य के रूप में देखना ये है। भूगोल को धार्मिक संदर्भ में समझना ये भी है। ठीक है, भौगोलिक घटनाओं में ईश्वर की भूमिका को अस्वीकार करना ये नहीं है। बाकी मानव प्रकृति पर उनके प्रभाव का आधार पर विश्लेषण करना ये भी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यही नहीं है। ठीक है, यही नहीं है टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण की विशेषता, बाकी तीनों है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, रिटर के कार्य ने बाद रिटर के कार्य ने बाद किस भौगोलिक दृष्टिकोण की नींव रखी? बताएं। 46 नंबर करेक्ट आंसर का 46 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 46 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा बाबू? 46 नंबर करेक्ट आंसर कौन बताएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कॉल लीटर के कार्य के बाद में किस भौगोलिक दृष्टिकोण की नींव रखी गई थी? तो प्रादेशिक भूगोल की, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा रिस्थोपन का प्रमुख योगदान था? बताएं, रिस्थोपन का प्रमुख योगदान इनमें से कौन सा था? 47 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से रिस्थोपन का प्रमुख प्रमुख योगदान इनमें से कौन सा था? चीन में लोयस जमा पर अध्ययन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रिस्थोपन ने किस देश का व्यापक रूप से अन्वेषण यानी खोज का अध्ययन किया था? तो रिस्थोपन ने किस देश का व्यापक रूप से अन्वेषण अध्ययन किया था? तो चीन का, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, रेटजल के जैविक राज्य सिद्धांत में राज्य की तुलना किससे की गई है? 49 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की तुलना किससे की गई बेटा? देखिए, रेटजल के जैविक राज्य सिद्धांत में राज्य की तुलना जो की गई एक मानव के शरीर से करी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटजल के ने यही बताया है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल के प्रति रेटजल का दृष्टिकोण इससे प्रभावित था? भूगोल के प्रति रेटजल का दृष्टिकोण जो था डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटजल चार्ल्स डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार से बहुत प्रभावित थे, जिसे उन्होंने राज्य पर लागू भी किया था। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न, रेटजल के जैविक राज्य सिद्धांत का बाद में निम्नलिखित को सही ठहराने के लिए दुरुपयोग किया गया, किसके द्वारा? 51 नंबर प्रश्न, रेटजल के जैविक राज्य सिद्धांत का बाद में निम्नलिखित को सही से ठहराने के लिए दुरुपयोग किया गया था? औपनिवेशिक विस्तार और नाजी भू राजनीति को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रेडरिक रेटजल ने लिखी थी? 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 52 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है आपसे 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रेडरिक रेटजल ने लिखी है? तो इनमें से फ्रेडरिक रेटजल की पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न, फ्रेडरिक रेटजल किस भौगोलिक विचारधारा से जुड़े हुए थे? फ्रेडरिक रेटजल जो है पर्यावरणीय नीतिवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से जुड़े हुए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीतिवादी विचारधारा
जो मानते हैं कि मनुष्य के स्वभाव, संस्कृति और विकास को प्रकृति यानी पर्यावरण नियंत्रित करती है। रेटजल जो थे इसके कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और संभववादी विचारधारा के जो प्रणेता है वो है लुसियन फेब्रे, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम किया है विडाल डी ब्लास ने। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिटनर की कोरोलॉजी की अवधारणा से तात्पर्य क्या है? हिटनर की जो कोरोलॉजी की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, यह स्थानिक वितरण का विज्ञान और प्रदेश के बारे में बताता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड हिटनर पूरा नाम है, क्षेत्रीय विज्ञान को एक प्रकार से इन्होंने कोरोलॉजी का मतलब होता है क्षेत्रीय विज्ञान। उनके अनुसार भूगोल का मुख्य कार्य विभिन्न प्रदेशों की जो विशिष्टताएं हैं, वहाँ पाए जाने वाले जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनका वितरण करना, उनका अध्ययन करना होता है। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिटनर के पद्धतिगत दृष्टिकोण को बाद में किस अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने विस्तारित किया? 55 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका। हिटनर के पद्धतिगत दृष्टिकोण को बाद में किस अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने विस्तारित किया था? तो रिचर्ड हॉटसन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन से, अल्फ्रेड हिटनर कौन थे? अल्फ्रेड हिटनर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय विभेदीकरण के विचार को रिचर्ड हॉटसन ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में बताया। तो द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो भी हिटनर साहब ही हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जीन रेस डेबी की अवधारणा दी गई है। जीन रेस डेबी की अवधारणा विडाल डी ब्लास के द्वारा दी गई है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वाइडर डी ब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। संभववाद के अंतर्गत उन्होंने यह अवधारणा दी थी, जिसका मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। ठीक है, जीन रेस डेबी का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। यह मनुष्य और पर्यावरण के बीच में सांस्कृतिक जो संबंध है उसको दिखाता है, उसको दर्शाता है। 58 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, विडाल डी ब्लास की संभववाद ने इस बात पर जोर दिया। विडाल डी ब्लास की जो संभववादी विचारधारा है उसने किस पर जोर दिया बेटा? संभववादी विचारधारा ने किस पर जोर दिया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संभववादी विचारधारा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उसने जो है जोर दिया, मनुष्य अपने पर्यावरण को मतलब संशोधित और अनुकूलित कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य अपने पर्यावरण को संशोधित कर सकता है, अपने अनुकूल बना सकता है। संभववाद विचारधारा के अनुसार प्रकृति मनुष्य के सामने केवल संभावना यानी पॉसिबिलिटीज प्रस्तुत करती है, और मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस और अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसमें उसका स्वतंत्र चयन कर सकते हैं। विडाल लाब्लास मानते हैं कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी है, और मनुष्य अपने हिसाब से प्रकृति का दोहन करता है, अपने हिसाब से उसका सेवन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 59 नंबर क्वेश्चन से, विडाल डी ब्लास को किस विचारधारा का संस्थापक माना जाता है? बताएंगे। तो विडाल डी ब्लास को फ्रेंच स्कूल ऑफ पॉसिबिज्म के नाम से जानते, पॉसिबिलिज्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंच स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म। ठीक है, पॉल विडाल डी ब्लास को आधुनिक फ्रांसीसी भूगोल का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने जर्मनी के निश्चयवाद के विरुद्ध, जो फ्रेडरिक रेडजल का सिद्धांत है निश्चयवाद, नवनीति, प्रकृतिवाद, उसके विरुद्ध संभववाद की विचारधारा दी थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 60 नंबर क्वेश्चन है, जीन्स ब्रोंस ने निम्नलिखित में से किसके अध्ययन पर जोर दिया है? जीन्स ब्रोंस विडाल डी ब्लास के चेले थे यानी शिष्य थे। उन्होंने मानव भूगोल को एक क्रियात्मक विज्ञान माना और यह समझाया कि कैसे मनुष्य अपनी आर्थिक गतिविधियों को गतिविधियों से अपने पृथ्वी की सतह को बदल सकता है। मनुष्य जैसे खेत है, ऊबड़ खाबड़ है, उसको मनुष्य उपजाऊ बना सकता है, ऐसा बताते थे जीन्स ब्रोंस साहब। ठीक है, जीन्स ब्रोंस कौन है? विडाल डी ब्लास के शिष्य हैं। ठीक है, मानवीय गतिविधियों और पर्यावरण पर उनका प्रभाव, इसका अध्ययन करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका प्रश्न है, जीन्स ब्रोंस ने मानवीय गतिविधियों को कितनी आवश्यक श्रेणियों में वर्गीकृत किया? 61 नंबर, जीन्स ब्रोंस ने मानवीय गतिविधियों को कितनी आवश्यक श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 2। ठीक है, 2 अथवा प्रमुख रूप से 3 या 6 प्रकार भी बताया जाता है, लेकिन विकल्प में 2 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जा सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, ला जियोग्राफिक ह्यूमन पुस्तक किसने लिखी है? बताएं। ला जियोग्राफिक ह्यूमन, इस पुस्तक को लिखा जीन्स ब्रोंस साहब ने। मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है, जो पहली बार 1910 में प्रकाशित हुई। इसमें मानव और पर्यावरण के बीच में संबंधों का विस्तृत विस्तार से वर्णन किया गया है।
जीन्स ब्रोन्स की पुस्तक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकृति परामर्शदात्री के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इस कथन का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है। 63 नंबर, प्रकृति परामर्शदात्री के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। बिडाल लीलावलास कहते हैं कि प्रकृति बस केवल परामर्श दे सकती है। परामर्श वो मनुष्य माने चाहे ना माने, वो मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात, प्रकृति केवल सलाह दे सकती है, एडवाइस दे सकती है। अंतिम निर्णय जो होता है मनुष्य का ही होता है, ऐसा बिडाल लीलावलास से समाजवादी विचारक मानते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन से, बोलगा बेसिन और स्टेपी क्षेत्र में बसाव संबंधित समस्याओं पर सलाह के लिए तत्कालिक रूसी सरकार ने इनमें से किस भूगोलवेत्ता को आमंत्रित किया था उस समय। तो उन्होंने किस पे आमंत्रित किया था, फास्टर को, रीनहोल्ड फास्टर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर प्रश्न है, भूदृश्य आकार की लैंडस्केप मार्फोलॉजी की संकल्पना किसकी है या किसने दी थी। 65 नंबर, भू आकार की लैंडस्केप मार्फोलॉजी की संकल्पना को देने वाले विद्वान है कार्ल ओसाबर, एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने द मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925 में लिख करके सांस्कृतिक भूगोल की नींव रखी थी। कार्ल ओसाबर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल, जो कि एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी और ये एक प्रकार से भौगोलिक सिद्धांत में सबसे अधिक जुड़ी हुई है। किससे। 66 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो, 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा। 66 नंबर करेक्ट आंसर बताएंगे। 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल भौगोलिक सिद्धांतों में सबसे अधिक पर्यावरणीय नीतिवाद से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये कट्टर समर्थक थे इसकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 67 नंबर प्रश्न है, एलन चर्चिल सैंपल किस जर्मन भूगोलवेत्ता से प्रभावित थी या किस जर्मन भूगोलवेत्ता की शिष्या थी। तो फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या थी। रेडजल की शिष्या थी कौन, रेडजल की शिष्य थी कौन, अमेरिकी भूगोलवेत्ता, ये क्या नाम है इनका, एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है, ये रेडजल की शिष्या थी और रेडजल के विचारों को अंग्रेजी भाषी दुनिया में इन्होंने फैलाने का काम किया था। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एलन चर्चिल सैंपल ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। 68 नंबर, एलन चर्चिल सैंपल ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट नाम की पुस्तक लिखी है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट नाम की पुस्तक एलन चर्चिल सैंपल की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के पर्यावरणीय नीतिवाद का मुख्य विचार क्या था। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल का जो नीतिवाद का विचार है, उसका मुख्य विचार ये था कि मानव व्यवहार भौतिक पर्यावरण के द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। एल्सवर्थ हंटिंगटन की पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट नाम की पुस्तक लिखी है उन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। हंटिंगटन ने इस पुस्तक में तर्क दिया कि सभ्यता के विकास में जलवायु सबसे निर्धारक कारक के रूप में काम करती है। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी लेखक कौन थे। 71 नंबर, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी के लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, मैकेंडर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर का मैकेंडर की पुस्तक है ये। सर हालफोर्ड जे मैकेंडर ने इसमें अपना सिद्धांत, प्रसिद्ध सिद्धांत हॉटलैंड सिद्धांत जो है इसी में दिया है। हॉटलैंड जो हृदय स्थल का सिद्धांत है, इसी पुस्तक में दिया हुआ है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। 72 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बढ़िया भैया, प्रश्न है 20वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन में भूमि उपयोग के व्यापक सर्वेक्षण और मानचित्रण परियोजना का नेतृत्व किसने किया था। 72 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 72 नंबर का कौन बताएगा बाबू। 72 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 72 का करेक्ट आंसर कौन बताएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है 72 नंबर। बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। 20वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन में भूमि उपयोग का व्यापक सर्वेक्षण का नेतृत्व जो किया था, वो किसने किया था, एल डडले स्टाम्प ने किया था। इसका बी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डडले स्टाम्प, इस डडले स्टाम्प ने लैंड यूटिलाइजेशन सर्वे ऑफ ब्रिटेन परियोजनाएं चलाई, जो योजना निर्माण के क्षेत्र में एक माइलस्टोन मानी जाती है। ठीक है, माइलस्टोन मतलब बोलता है कि बहुत ही बढ़िया। 73 नंबर क्वेश्चन है,
मैकेंडर के हार्टलैंड सिद्धांत में हार्टलैंड मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है? हृदय स्थल का सिद्धांत। 73 नंबर बताएंगे। तो मैकेंडर के हार्टलैंड सिद्धांत में हार्टलैंड जो होता है यूरेशिया का विशाल आंतरिक भाग जो है उसी को दिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हालफोर्ड मैकेंडर ने 1904 में यह सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि जो पूर्वी यूरोप और हार्टलैंड पर शासन करेगा वह पूरे विश्व पर शासन करेगा, ऐसा इनका मानना था मैकेंडर का। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन भूगोल के क्षेत्र में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। 74 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन भूगोल के क्षेत्र में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। तो विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण पर उनका कार्य उसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उन्होंने 1905 में तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है एल डडले स्टाम्प के काम की एक प्रमुख विरासत निम्नलिखित के बीच महत्वपूर्ण संबंध की पहचान है। 75 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बताएंगे आप? डडले स्टाम्प के काम की एक प्रमुख विरासत निम्नलिखित के बीच महत्वपूर्ण संबंध की पहचान है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है भौतिक, पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक गतिविधियां, विशेष रूप से भूमि उपयोग। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर एक क्रांतिकारी काम किया था डडले स्टाम्प ने। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ही मनुष्य अपनी खेती और अपने जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इसे उद्योग वगैरह वो तय करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन से भूगोल में भौतिक बनाम मानव द्वैतवाद का प्राथमिक फोकस क्या है? तो पर्यावरणीय नीतिवाद बनाम संभववाद की खोज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को लेकर के किया गया था। द्वैतवाद दो अर्थ विपरीत, मतलब इसका अर्थ होता है दो विपरीत विचार, ठीक है, जो एक दूसरे से ही जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। तो नीतिवाद में क्या होता है? प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है नीतिवाद में, जबकि मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रकृति में बदलाव कर सकता है संभववाद में। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 77 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कौन बता रहा है आपका? बिल्कुल। 77 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल में पद्धति शास्त्र पद्धतिगत द्वैतवाद का उदाहरण? पद्धतिगत द्वैतवाद जो है प्रादेशिक बनाम क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक बनाम क्रमबद्ध भूगोल, ये जो है आपका पद्धतिगत द्वैतवाद का उदाहरण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन है। भूगोल में द्वैतवाद की आलोचना का तर्क है कि द्वैतवाद की आलोचना का तर्क है कि वे भौगोलिक ज्ञान जो अनावश्यक विभाजन पैदा करते हैं। तो वे भौगोलिक ज्ञान जो अनावश्यक विभाजन पैदा करते हैं, आलोचकों का मानना है कि भूगोल एक एकीकृत विषय है। इसमें भौतिक, मानव या प्रादेशिक क्रमबद्ध में भूगोल को बांटना कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, ये एकदम से उसकी समग्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन से प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए, प्रादेशिक भूगोल जो होता है एक विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करता है, जबकि क्रमबद्ध भूगोल जो होता है ये सार्वभौमिक विषयों पर यानी यूनिवर्सल विषयों का अध्ययन करता है। यही अंतर है। सी ऑप्शन इसका सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। स्थानिक संगठन को समझने में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है? 80 नंबर बताएंगे। स्थानिक संगठनों को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा होती महत्वपूर्ण उदाहरण? अवस्थिति का, लोकेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, बताएंगे। 81 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भूगोल में स्थानिक संगठन मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये पृथ्वी की सतह पर भौतिक विशेषताओं की व्यवस्था से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे शहर, उद्योग, नदियां धरातल पर किस प्रकार व्यवस्थित हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसी को दिखाता है स्थानिक संगठन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 82 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की सबसे अच्छी विशेषता यह है, क्या है? भूगोल में मात्रात्मक क्रांति क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की विशेषता यह है कि क्या इसमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है भौगोलिक जांच के लिए सांख्यिकीय तकनीकों, गणितीय मॉडल और सैद्धांतिक ढांचे का अनुप्रयोग किया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो होता है ये भौगोलिक जांच के लिए जरूरी होता है। 1950-60 के दशक में भूगोल को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए कंप्यूटर, सांख्यिकी और गणितीय सूत्रों का प्रयोग शुरू हुआ, इसीलिए इसको मात्रात्मक क्रांति कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों,
बताने का प्रयास करेंगे। 83 नंबर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। 83 नंबर क्वेश्चन साहब से कह रहा है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति किस दशक में प्रमुखता से उभरी? 83 नंबर, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति 1950 से 1960 के दशक में उभरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और गणितीय बनाने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग शुरू किया गया, इसीलिए इसको मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। 84 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मात्रात्मक क्रांति के दौरान भूगोलवेत्ताओं का एक प्रमुख लक्ष्य क्या था? 84 नंबर, मात्रात्मक क्रांति के दौरान भूगोलवेत्ताओं का एक प्रमुख लक्ष्य जो था वो था स्थानिक पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने के लिए सामान्यीकृत नियम और सिद्धांतों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन दिया, स्थानिक पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने के लिए या समझाने के लिए सामान्यीकृत नियम और सिद्धांतों को विकसित किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भूगोल में गुणात्मक से मात्रात्मक तरीकों में बदलाव का एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा था। तो मात्रात्मक क्रांति के दौरान भूगोलवेत्ताओं का एक प्रमुख लक्ष्य क्या था? आपका वो तो हो गया 84 का। 85 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? भूगोल में गुणात्मक से मात्रात्मक तरीकों में बदलाव एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा था, जिसे कहा जाता है, उसको हम प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ऐसी जानकारी आपको बहुत कम ही मिल पाती है, और शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर आपको ऐसे ही तमाम प्रकार के क्वेश्चन पेपर विभिन्न सब्जेक्ट के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सॉल्व किए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर पर आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट के आपको वीडियोस मिलेंगे। इस चीज़ ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल मात्रात्मक क्रांति का प्रबल समर्थक था? 86 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल मात्रात्मक क्रांति का प्रबल समर्थक था? तो था विलियम बुंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, विलियम बुंगे इज राइट आंसर। विलियम बुंगे ने अपनी पुस्तक थियोरेटिकल ज्योग्राफी के माध्यम से भूगोल में ज्यामिति और गणित के प्रयोग पर जोर दिया था। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मात्रात्मक क्रांति की मुख्य आलोचना क्या है? बताएं। 87 नंबर, मात्रात्मक क्रांति की मुख्य आलोचना ये थी कि मानवीय अनुभव और भावनाओं की इसमें अनदेखी करी गई थी, मशीनों पर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर दिया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 88 नंबर प्रश्न आपका चुका दोस्तों, भौगोलिक अध्ययन में प्रतिमान क्या है? भौगोलिक अध्ययन में प्रतिमान जो होता है, किसी अनुशासन के भीतर मौलिक मान्यताओं और अवधारणाओं का एक सेट होता है प्रतिमान। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मान्यताओं और अवधारणाओं का एक सेट भूगोल में कौन सा प्रतिमान मात्रात्मक तरीकों, स्थानिक नियमों और मॉडलिंग पर जोर देता है? तो मात्रात्मक क्रांति जोर देती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कौन सा प्रतिमान मानवीय अनुभवों और भावनाओं की अनदेखी करने के लिए मात्रात्मक क्रांति की आलोचना करता है? 90 नंबर, बताएं कौन सा प्रतिमान मानवीय अनुभव की अनदेखी के लिए मात्रात्मक क्रांति की आलोचना करता है? तो मानवतावादी भूगोल जो होता है वही करता है। यी फू तुआन जैसे विद्वानों ने इसकी शुरुआत की थी, ताकि भूगोल में मानव की भावनाओं को वापस लाया जा सके। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। मानवतावादी जो भूगोल है वो एक प्रकार से मात्रात्मक क्रांति का विरोध करता है। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है 91 नंबर, कौन सा प्रतिमान भूगोल में सामाजिक न्याय, असमानता और मार्क्सवादी सिद्धांतों पर केंद्रित है? 91 नंबर, कौन सा प्रतिमान भूगोल में सामाजिक न्याय, असमानता और मार्क्सवादी सिद्धांतों पर केंद्रित है? तो है उग्रवादी भूगोल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उग्रवादी, रेडिकल जियोग्राफी, ए ऑप्शन। ठीक है, 1960 के दशक के अंत में गरीबी, रंगभेद और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों को उठाने के लिए शुरू किया गया था ये। 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, नारीवादी भूगोल मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? नारीवादी भूगोल जो होता है फेमिनिस्ट जियोग्राफी या स्थानिक संरचनाओं में लैंगिक असमानताओं पर केंद्रित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 93 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्यवहारिक भूगोल निम्नलिखित में से किसकी जांच करता है? 93 नंबर, व्यवहारिक भूगोल बिहेवियरल जियोग्राफी जो होता है वो व्यक्ति और समूह अपने स्थानिक वातावरण को कैसे देख सकते हैं और कार्य करते हैं, इस पर जो है इसकी जांच करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपका आ चुका, कुहन के अनुसार वैज्ञानिक क्रांति किस कारण से होती है? कुहन के अनुसार बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 94 नंबर प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? 94 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू,
94 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, क्या कहता है 94 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कुहन के अनुसार वैज्ञानिक क्रांति किस कारण से होती है? तो होती है विसंगतियों का उद्भव जिसे मौजूदा प्रतिमान हल नहीं कर सकता है, उसकी वजह से वैज्ञानिक क्रांति होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कुहन एक प्रतिमान से दूसरे प्रतिमान में संक्रमण का वर्णन कैसे करते हैं? 95 नंबर कुहन कुहन एक प्रतिमान से दूसरे प्रतिमान में संक्रमण का वर्णन कैसे करते हैं कुहन नाम के विद्वान? तो एक अचानक गैर संचयी बदलाव जो गेस्टाल्ट स्विच जैसा दिखता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा कठिन क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार देख लेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 2 इस तरीके से आप समझ लेंगे, तो आपको कहीं पर पूछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रतिमान विज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताएंगे। 96 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रतिमान विज्ञान प्री पैराडिग्मेटिक साइंस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो एक ऐसा चरण जहां विचारधारा के प्रतिस्पर्धी स्कूल बिना किसी प्रमुख ढांचे के मौजूद होते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? भूगोल शब्द, जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इराटोस्थेनीज नाम के विद्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट। इराटोस्थेनीज एक यूनानी विद्वान थे, भूगोल का पिता भी इनको कहा जाता है। उन्होंने ही जियोग्राफी का मतलब जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन आपका, इसीलिए इनको भूगोल के जनक भी कह देते हैं कभी कभी लोग। 300 से लेकर के 1200 ईस्वी तक अंधकार युग के प्रभाव, 300 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो अंधकार युग है, डार्क एज, किसके प्रभाव में था? ये ईसाई धर्म के प्रभाव में था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अमेरिका महाद्वीप का नाम किस खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो अमेरिका का नाम जो है, महाद्वीप का नाम अमेरिगो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर रखा गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, लेकिन अमेरिकी वेस्पुसी ने पहली बार यह दावा किया था कि यह एक नया महाद्वीप है, ना कि एशिया का हिस्सा है। कुछ लोग मानते थे कि एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है, लेकिन अमेरिका महाद्वीप की खोज करके अमेरिकी वेस्पुसी ने कहा कि ये एक प्रकार से एक नया महाद्वीप है, लेकिन उसको उस पर पहली बार कोलंबस जो था एकदम से व्यवस्थित तरीके से विवरण कर देता है। 100 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो दो सहायक नदियों के नाम सप्त सिंधु क्षेत्र में सिंधु जो परवर्ती युग में सूख गए हैं, बताएं। तो सरस्वती और घग्गर नदी जो है सूख गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन ऋग वैदिक काल में सरस्वती एक विशाल नदी थी, बड़ी नदी थी, जो भौगोलिक परिवर्तनों की वजह से इस समय लुप्त हो गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को, बी ए करिकुलर चैनल को, शुक्ला हिस्ट्री पॉइंट, इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंसर की आप देख लीजिए, आंसर की आपका आ चुका है, आंसर कैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी का, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का मतलब कि 76 का क्या होगा, 48 का क्या सही होगा, 100 का क्या होगा, 80 का, 81 का, 53 का, 26 का, 22 का, 24 का, 48 का, 49 का, 54 का, ठीक है, 74 का क्या सही होगा, सब कुछ इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये सभी की आंसर की हुई है आपकी। इस तरीके से आपने चीज़ों को देख लिया, समझ लिया। आपको अगर पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना, पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नोट्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस के ऐसे पेपर होंगे, उनके आंसर के नीचे लगी हुई होगी, उसको आप चाहे निकलवा करके पढ़ लीजिए, चाहे फोन में ही पढ़ करके आसानी से पढ़ लीजिए, उससे बाहर पेपर में प्रश्न नहीं आते हैं। आपकी बार परीक्षा आप सबकी बार ऑब्जेक्टिव होगी सभी विश्वविद्यालयों की। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे तरह लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। ठीक है, जैसे आप 100 रुपये फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ध्यान रखने की बात ये कि आपको वीडियो लेक्चर जो है यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। यूट्यूब, अगर आपको केवल वीडियोस देखना, तो जो वीडियोस यूट्यूब पर आती रहती है मेरी सभी। ठीक है, लेकिन आपका जैसे कि जो पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना, उसके लिए फीस 100 रुपये रखी गई है, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे आप सीरीज खरीदते हैं तो 300-400 रुपये की सीरीज आप खरीदते हैं, लेकिन आपको सीरीज ना खरीदनी पड़े, इसके लिए मैंने पीडीएफ की व्यवस्था कर दी है, ताकि तमाम सारे प्रैक्टिस सेट प्राप्त करके आप पीडीएफ नोट्स जो है वो प्राप्त कर पाए। तो मात्र 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस, जिनको भी जुड़ना है तुरंत समझ के जुड़ जाए। मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का, को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट और जो मेजर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते, पेपर 1 पेपर 2, इन सभी के आपके 3-3 4-4 प्रैक्टिस सेट आपको ऑब्जेक्टिव के, अति लघुत्तरी लघुत्तरी दीर्घोत्तरी के भी, यानी सभी टाइप के नोट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा कर सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताई जाती है।
वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही मिलता रहता है, ठीक है? जो वीडियोज़ नहीं आ पाता उसका पीडीएफ नोट्स ही मिल जाता है वहाँ पर व्हाट्सएप में, जब आप जुड़ते हैं। प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिल जाएँगे। प्रैक्टिस सेट को पढ़ने का तरीका ये होता है कि भाई प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, आप 6 सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो प्रैक्टिस सेट अगर आप 2-3 प्रैक्टिस सेट देख लेते हो, उससे बाहर कुछ भी नहीं फँसेगा, ये बात ध्यान रखिए। कोई सीरीज़ की कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।